Powered by i10. आज के शो में हम बात करेंगे शिमला के विवाद की। यहाँ की एक मस्जिद वैध है या अवैध, इसे लेकर के आज पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच वहाँ पर झड़प हुई। लेकिन ये विवाद इतना बड़ा कैसे हो गया, इस पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि देश में धर्मस्थलों की जगहों को लेकर सरकारों और अदालतों ने क्या नज़ीरें पेश की हैं, अपने आदेशों में क्या कहा है। फिर हम जिक्र करेंगे राहुल गांधी के 3 दिन के अमेरिका दौरे का, जो अब समाप्त तो हो गया है, पर वहाँ दिए गए उनके बयान नित नए विवाद पैदा कर रहे हैं। तो वहाँ एक ऐसी महिला से वो जाकर के मिल के आए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के रुख के विपरीत बोलती रही है। क्यों एक खालिस्तानी आतंकवादी को राहुल गांधी के कथन साहसिक लग रहे हैं, इस खबर की सुध लेंगे और फिर रुख करेंगे दिन की सुर्खियों का। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। हिमाचल प्रदेश का शिमला, यहाँ के ऊपरी इलाके में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है संजौली। इस संजौली के इलाके में आज राज्य की पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई और इस झड़प के केंद्र में है संजौली की एक मस्जिद। प्रदेश में हिंदुत्ववादी राजनीति करने वाले संगठनों का कहना है कि संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण हो रहा है। उनका कहना है कि ये मस्जिद सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनवाई जा रही है। वहीं मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि ये मस्जिद देश की आज़ादी के समय बनी थी। खबरों के मुताबिक मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला बहुत दिनों से चला आ रहा था, लेकिन ये तनाव इतना बड़ा नहीं था। तनाव बढ़ा 31 अगस्त के दिन। खबरों के मुताबिक इस दिन संजौली मस्जिद के पास एक व्यक्ति को घेर करके पीटा गया, जिसके बाद 2 समुदायों के बीच मारपीट हुई। पुलिस ने मुकदमा लिखा और 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। उस घटना के बाद प्रदेश के हिंदुत्ववादी संगठन उग्र हो गए। संजौली बाजार के पास प्रदर्शन करने लगे और उनकी मांग थी कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक ये मस्जिद अवैध है। उन्होंने प्रशासन को 2 दिनों की मोहलत दी और समझाने बुझाने पर प्रदर्शन खत्म कर दिया। तारीख हुई 5 सितंबर। मोहलत खत्म हुई तो हिंदुत्ववादी संगठन फिर से सड़क पर उतर आए। उनके रुख को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही बल लगा रखा था, बैरिकेडिंग की हुई थी और इस बार भी मांग यही थी कि मस्जिद को गिराया जाए। लेकिन मीडिया के कैमरे जब मस्जिद से जुड़े लोगों की ओर घूमे तो उन्होंने कहा कि ये मस्जिद 1947 में बनी थी। मैं हिमाचली हूँ, कोटखाई से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे साथी, कोई चौपाल से हैं, कोई नहीं, हम सब की प्रॉपर्टी है, ये ऐसा नहीं है। जो मंत्री और सरकार के कुछ लोगों ने कहा कि बांग्लादेश और रोहिंग्या मुस्लिम आ गए हैं, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं आए हैं, आपको लगता है कोई बांग्लादेश से आया है यहाँ पे आपके पास आता है? नहीं, ऐसा तो मेरे पास सामने कभी कोई बात नहीं आई सामने, ऐसी नहीं। ना ऐसा नहीं। आपके हिसाब से जमीन और बिल्डिंग लीगल है? ये वक्फ बोर्ड समझेगा जिस बात को मैंने इस मामले में कहना चाहता। जमीन वक्फ बोर्ड की है? हाँ, वक्फ बोर्ड की 1947 से पहले की मस्जिद है। और जमीन और बिल्डिंग दोनों वक्फ बोर्ड की है? हाँ जी, हाँ जी। तो सच क्या है? मस्जिद के वैध और अवैध होने का पता खबरों से भी चलता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उनकी खबर है कि अमुक मस्जिद साल 1947 में बनी थी। ये बात सही है, लेकिन तब ये मस्जिद महज 2 मंजिल की थी और एक कच्ची इमारत हुआ करती थी। लोगों को नमाज पढ़ने में दिक्कत आती थी, इसलिए साल 2010 में लोगों ने चंदा जुटाया और मस्जिद का अवैध निर्माण शुरू हुआ। इस अवैध निर्माण के तहत 2 मंजिल की मस्जिद की ऊंचाई बढ़ा करके 5 मंजिल की जाने लगी। जब ये अवैध निर्माण शुरू हुआ तो भी प्रशासन ने कार्रवाई करने की कोशिश की। 30 से ज्यादा बार अवैध निर्माण को रोकने के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन निर्माण जारी रहा। इस निर्माण से जुड़ा एक समानांतर मामला शिमला कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें वक्फ बोर्ड भी एक पार्टी है। मस्जिद का जो मामला है वो है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का, कि वहाँ पर मस्जिद एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि देखिए जो प्रॉपर्टी है जो 1947 से पहले की बात कर रहे हैं, जब देश आज़ाद हुआ था उससे बाद बहुत सारी वैक्यू प्रॉपर्टीज़ थी जो किसी रिलीजन विशेष से जब यहाँ से माइग्रेट हो गए थे वो खाली रह गई थी, या फिर वक्फ मतलब किसी ने डोनेट की प्रॉपर्टीज़ थी, या कोई रिलीजियस प्लेसेस थे। तो वो 1954 में वक्फ बोर्ड बना, उसका एक्ट बना सेंट्रल लेवल पर, और उसी के बाद जो सर्वे है वो पूरे इंडिया में करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट जो सर्वेयर जनरल थे उन्होंने 1966 तक वो रिपोर्ट दे दी थी। तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के पोजेशन में या फिर मतलब उनको ट्रांसफ़र हो गई थी, उसकी लिस्ट बाकायदा नोटिफाई हुई थी।
तो उसमें क्योंकि उस टाइम पंजाब वक्फ बोर्ड होता था, इनके तो पंजाब वक्फ बोर्ड की लिस्ट में इन जो दोनों बड़ा मस्जिद और छोटा मस्जिद संजौली उसमें जिसका जिक्र है, तो इसका मतलब है कि मस्जिद तो एग्जिस्ट करती थी। और यहाँ जो मामला है ये उठा 2010 में, जब वहाँ पर मस्जिद कमेटी ने उसको कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जितना था उसके अलावा का, उसमें उन्होंने कुछ पिलर्स लगाए, कुछ छज्जा बढ़ाया, तो ये एक नोटिस एमसी ने उस दौरान उनको दिया कि आप बिना परमिशन के काम कर रहे हैं। इसी मसले पर संगठनों ने आज यानी 11 सितंबर को बंद और प्रदर्शन का आह्वान किया था। पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी थी, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी होती है। दिन के 10 बजते बजते हिंदू संगठनों ने किन्नौर रामपुर हाईवे बंद कर दिया। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मस्जिद से 200-250 मीटर दूर बैरिकेडिंग कर दी थी। प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, नारेबाजी की और बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने पानी की बौछार और लाठीचार्ज करके स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। घटनास्थल से प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन पर क्या इल्जाम लगाए हैं, वो सुन लीजिए। आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी देखा कि हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया कि अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है शांतिपूर्ण तरीके से संजौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और हमारी जो सभी लोग थे उनको अलग अलग किया गया। यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से जो हमारे इनलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, उनके जो आप फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और उनको यहाँ पे बसाने की कोशिश की जा रही है। अगर डेमोग्राफिक चेंज को बोले, वो चेंज किया जा रहा है। ठीक है, हम ये नहीं कहते जो कुछ लोग यहाँ से पुराने बसे हैं विशेष समुदाय से, हमने उनके कभी खिलाफ नहीं हुए, वो यहाँ पे शांतिपूर्वक से रहे, हमें उनके खिलाफ कभी भी कोई आवाज नहीं उठाई। इस प्रदर्शन के साथ ही राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर हमला करने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है और कभी भी यहाँ कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट देखने को बहुत ज्यादा आज तक मिले नहीं है। लेकिन एक परिस्थिति इस प्रकार की जो बनी है, जिस पर सरकार को संज्ञान लेने के साथ साथ में उसमें आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसमें विलंब होते देख करके लोगों में गुस्सा है। और मैं इस बात को मैं देख रहा हूं कि जो हिंदू संगठन है और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और साथ ही हम अपील किए हैं, पिछले कल भी किए हैं, आज भी हम कर रहे हैं कि हम शांति प्रिय ढंग से अपनी बात को रखें। अब जवाब देने की बारी सत्ता की थी। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी संजौली इलाके का दौरा किया। विधानसभा में दिए उनके स्टेटमेंट्स चर्चा में आए कि संजौली में मस्जिद के कारण लोगों में आक्रोश है, एक समुदाय विशेष के नए लोग रोज यहाँ आ रहे हैं। तब उनके इस बयान की निंदा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने की थी और एक्स पर लिखा था कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। अब आज हुई हिंसा के बाद कांग्रेस के खेमे की ओर से फिर से बयान आए। सरकार जो वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ सिंपथाइज भी करती है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इस मसले को सुलझाया जाए और कानून के हिसाब से जो है सब प्रक्रिया हो। इसमें 2 पहलू हैं। एक जो माइग्रेंट्स बाहर के राज्यों से यहाँ पर आते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि हम एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसमें ये देखा जाएगा कि हिमाचल के लोगों की जो भी कंसर्न्स है उसको उसमें मद्देनजर रखते हुए एम्पल सिक्योरिटी मेजर्स आर टेकन एज फार एज दी माइग्रेशन ऑफ पीपल आर कंसर्न्ड। और जो दूसरा मसला है अवैध भवन के निर्माण का, अवैध मस्जिद के निर्माण का, इसके ऊपर क्योंकि ये मसला सब जुडिस है, लर्नेड कमिश्नर म्यूनिसिपल कमेटी के पास, म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास लंबित है, तो जब भी वहां से इसके ऊपर फैसला आता है उसके बाद सरकार जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेगी।
लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब देश में धर्मस्थलों को लेकर के बहस हुई हो। कुछ मामलों की मदद से एक आउटलुक लेने की कोशिश करते हैं। जुलाई 2024 में गुजरात सरकार ने राज्य के हाई कोर्ट को सूचना दी कि 1 महीने के भीतर राज्य में 500 से ज़्यादा गैर कानूनी धार्मिक स्थलों को हटाया गया। जून 2024 में चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने आदेश जारी किया कि केंद्र शासित प्रदेश से 100 से ज़्यादा गैर कानूनी धार्मिक स्थल 4 हफ्तों के भीतर हटाए जाएं। जून 2024 में ही दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें एक आश्रम को गिरा दिया गया। मई 2024 में केरल हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के समय आदेश दिया कि सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरह से बनाई गई धार्मिक इमारतों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती, इन्हें साल भर के भीतर तोड़ दिया जाए। फरवरी 2024 में तमिलनाडु के एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि गैर कानूनी तरीके से बनाई गई धार्मिक इमारतें प्रार्थना और पूजा की जगहें नहीं हो सकती। ये तो बीते कुछ महीनों के ही मामले हो गए हैं। देश में कई मौकों पर राज्य सरकारों ने ऐसे एक्शन लिए हैं जहां अवैध धार्मिक स्थलों को हटाया गया है, और ऐसे अधिकतर मामले साल 2009 के बाद आए। तो क्या हुआ था साल 2009 में? इस साल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि धर्म के नाम पर पब्लिक प्रॉपर्टी पर किसी भी किस्म का धार्मिक निर्माण नहीं किया जा सकता है। खबरें बताती हैं कि इस आदेश के आने के बाद तमाम राज्यों के हाई कोर्ट्स ने सरकारों को नोटिस भेजकर ऐसे तमाम अवैध निर्माणों की लिस्ट मांगी। लिस्ट सौंपी गई और कार्रवाई शुरू हुई, और इन कार्रवाइयों में तमाम धर्मों के, किसी एक धर्म के नहीं है, तमाम धर्मों के अवैध निर्माण शामिल हैं। ये खबर यहीं तक। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। उनके बयानों के जरिए जो बहस हो रही है, जो चर्चा हो रही है देश में, उस पर आएंगे, लेकिन पहले एक तस्वीर की चर्चा करते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन डीसी में मौजूद रेबर्न हाउस में अमेरिका के सांसदों से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं। राहुल गांधी के दाईं ओर काली पोशाक में एक महिला खड़ी थी। जैसे ये तस्वीरें वायरल हुई तो भारत में विरोध शुरू हो गया। इंडिया के नेता ये कहने लगे कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को तोड़ने वाली शख्सियतों से मुलाकात करते हैं, और इशारा था इसी काली पोशाक पहनी हुई महिला की ओर। काले पोशाक में मौजूद जो महिला हैं उनका नाम है इल्हान उमर। वो अमेरिका की कांग्रेस की सदस्य हैं और भारत, कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर अपने रुख की वजह से वो चर्चा में रहती हैं। कांग्रेस की सदस्य हैं, यानी अमेरिका की सांसद हैं। तो इल्हान उमर कौन है और विस्तार से आपको बताते हैं। 40 साल इनकी उम्र है। सोमालियाई अमेरिकी मूल की राजनेता हैं। वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य हैं। साल 2019 में मिनीसोटा से चुनाव जीत करके वो कांग्रेस में वो आई, यानी सांसद बनी। अमेरिका की संसद में आने वाली वो पहली सोमाली अमेरिकन महिला हैं। अमेरिका की मौजूदा संसद की 2 मुस्लिम महिलाओं में से एक हैं। भले ही अमेरिका की मौजूदा सरकार इजराइल द्वारा गाजा पर जो हमला किया जा रहा है उसका एक तरह से समर्थन कर रही हो, लेकिन इल्हान उमर ने खुले तौर पर इजराइल की नीतियों का विरोध किया है। लेकिन उनकी राहुल गांधी की मीटिंग के बाद जो विवाद उपजा है वो है उनके भारत से जुड़े कुछ मुद्दों पर जो स्टैंड्स रहे हैं, जो भारत के मुद्दे हैं, भारत के हित के से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर जो उनका रुख रहा है। उसके कुछ उदाहरण। साल 2019 में कश्मीर में आर्टिकल 370 के निष्प्रभावी होने के बाद इल्हान उमर ने उसकी आलोचना की थी। 2022 में इल्हान उमर ने पाकिस्तान का दौरा किया। वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी गई। इस यात्रा का खर्च पाकिस्तान सरकार ने उठाया। इसी यात्रा में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकात की थी, जिस पर भारत ने आपत्ति भी जाहिर की थी। इस यात्रा में इल्हान उमर ने कहा था कि पीओके पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा है। इस बयान पर भी भारत सरकार की त्योरियां चढ़ी थी जाहिरन। साल 2022 में एक अलग मौके पर उमर ने यह भी कहा था कि अमेरिका को भारत के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा समझौता करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करके एक खुला और मुक्त वातावरण कैसे बना सकते हैं। इसी मौके पर उन्होंने संसद में कहा था कि अमेरिका की सरकार को भारत में हो रहे मुसलमानों के कत्लेआम पर, यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि भारत में हो रहे मुसलमानों के कत्लेआम पर जरूर कुछ कहना चाहिए। यह भी कहा था उन्होंने कि भारत में किस हद तक मुसलमान अपराधी बने कि अमेरिका कुछ बोले। साल 2022 में ही उमर ने संसद में एक रेजोल्यूशन पेश किया। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, आदिवासियों और दूसरे धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये भी मांग की उन्होंने कि अमेरिका सरकार भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में डालने पर विचार करे, जिनको लेकर के चिंता है ऐसे देशों की श्रेणी। साल 2023 में जब कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, जिसका ठीकरा कनाडा सरकार
ने भारत के एजेंट्स पर फोड़ा था, तब इल्हान उमर ने कनाडा का साथ दिया था और ट्वीट किया था कि अमेरिका को भी कनाडा का साथ देना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि क्या अमेरिका की ज़मीन पर भी ऐसे ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये भी उन्होंने पूछा था। साल 2023 के जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। इस दौरे में उन्हें अमेरिका की संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित करना था। 75 सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी से भारत में बढ़ रही धार्मिक असहिष्णुता पर चर्चा करें, और 3 डेमोक्रेट सांसद ऐसे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का बहिष्कार किया था। इल्हान उमर इन 3 सांसदों में शामिल थी और यही इल्हान उमर से अब राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, जिसके बाद इसकी आलोचना इस देश में हो रही है और फिर आए हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान। जो अमेरिका के भारत विरोधी ये सीनेटर्स हैं या सांसद हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपने देश के हितों के साथ भी जिस तरह से वो खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें तो निश्चित तौर से देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है अगर उनमें नैतिकता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश को शर्मसार किया उन्होंने। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राहुल गांधी दूसरे गोरबाचोव हैं। जिस तरह से गोरबाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव होके, सोवियत संघ का राष्ट्रपति होके उन्होंने रूस को खंडित विखंडित कर दिया। एक तरफ वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इल्हाम उमर जैसे लोगों के साथ मिलकर भड़का रहे हैं, एक तरफ ओबीसी को भड़का रहे हैं, एक तरफ वो एक पिछड़ा प्रधानमंत्री है, मजबूत प्रधानमंत्री है, तो उसके प्रति एम्पैथी और सिंपैथी की बात कर रहे हैं, आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये कहती हैं कि देश को खंडित और विखंडित करने का कोई एजेंडा यदि लागू कर रहा है इस देश में, तो राहुल गांधी है। उन्होंने कभी इससे पहले इल्हान उमर का नाम भी सुना था, अब इल्हान उमर सबको रट गया। इल्हान उमर एक समूह में, अलग अलग राजनेताओं के एक समूह में राहुल गांधी से मिली। अगर इन्हें इतनी ही आपत्ति है तो भाजपा तो यहाँ की सत्तारूढ़ दल है, आज समन करें अमेरिका के राजदूत को, आज चिट्ठी लिखें स्टेट डिपार्टमेंट को और अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। लेकिन राहुल गांधी की विदेश यात्रा का ये इकलौता मुद्दा नहीं था जिस पर बहस हुई हो। कुछ और मुद्दे थे, जैसे पहला मुद्दा आरक्षण। राहुल गांधी ने कहा कि हम आरक्षण खत्म करने के बारे में तभी सोच सकते हैं जब भारत एक न्यायोचित या निष्पक्ष देश बन जाएगा, और अभी ऐसा नहीं है। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem, because there are many people who come from the upper caste, right, who say, look, what have we done wrong, right? Why are we being punished? राहुल गांधी के इस बयान पर भी विवाद शुरू हुआ। बसपा चीफ और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। वहीं इस पर गृहमंत्री अमित शाह की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने भी एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में JK-NC के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो। राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा, क्षेत्र और धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दिखाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को खत्म करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने की कोशिश की है। वो काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ कर नहीं सकता। ये अमित शाह ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने अपने बयान पर स्थिति साफ करने की कोशिश की। उन्होंने वॉशिंगटन के प्रेस क्लब में पत्रकारों से कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पोस्ट किया जा रहा है। We want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody said, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. राहुल गांधी की ओर से आए जिस अगले बयान पर बहस हुई वो था भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्र सरकार को लेकर के उनका बयान। We're confident that
we will fight and win elections against the BJP. And I think you will see it in the next 2 or 3 months that we will win those elections, okay? That's very different than undoing the damage the RSS and the BJP have done to our institutions. And that is a much deeper problem, and that's not going to get solved so easily and so simply. But we have to have a strategy for it. राहुल के इस बयान पर भी जमकर बहस हुई। एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया, और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं। तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। राहुल गांधी विरोधी पक्ष के विपक्ष के नेता है, और वो जब भी बाहर जाते हैं तो हमारे देश की बदनामी करते हैं, देश के प्रधानमंत्री की बदनामी करते हैं, देश की जनता की बदनामी करते हैं, और अपने देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। मैं उनका निंदा करता हूं। और आज तो उन्होंने कहा कि हम आरक्षण रद्द करेंगे। वो आरक्षण विरोधी चेहरा उनका अभी खुलकर सामने आया है। जो पेट में होता है वो वोट में आता है, और उनकी बोली उन्होंने बोली है। और निश्चित रूप से ये बाबा साहेब जी ने संविधान जो दिया है उसका ये अपमान है। उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया। द प्रेजुडिस अगेंस्ट रिजर्वेशन which Rahul Gandhi has in abundance got reflected in America. और आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। 10 सितंबर को राहुल गांधी ने एक और बयान दिया। वर्जीनिया में उन्होंने कहा, The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. राहुल गांधी के इस बयान का कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने स्वागत किया। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के बयान को साहसिक कदम बताया और इस बहाने खालिस्तान की मांग को जायज ठहराने की कोशिश की। जाहिर है राहुल गांधी का बयान भारत सरकार को पसंद नहीं आया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि वो 60 साल से पगड़ी और कड़ा धारण कर रहे हैं, पता नहीं राहुल गांधी को ये जानकारी कहां से मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी एक खतरनाक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के 3 दिनों के अमेरिका दौरे ने एक के बाद एक कई विवाद पैदा कर दिए हैं और सत्ताधारी पार्टी को एक बार फिर उन पर राजनीतिक हमले करने का अवसर दे दिया है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 10-11 सितंबर की दरमियानी रात 2:35 पर पाकिस्तानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। इसके बाद बीएसएफ की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि बीएसएफ की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान को किसी तरह के नुकसान की खबर अभी नहीं है। इस घटना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और नियंत्रण रेखा पर जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्रन पिल्लई को जमानत दे दी। ईडी ने पिल्लई पर आरोप लगाए थे कि जांच के दौरान उन्होंने गलत बयान दिए थे। पिल्लई पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने पिल्लई की जमानत का ऑर्डर पास किया। पिल्लई को मार्च 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता के कविता का करीबी सहयोगी बताया जाता है, जो इस मामले के आरोपियों में शामिल हैं और पहले इस मामले में जमानत पा चुके हैं। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। 11 सितंबर की शाम नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला अपने घोषणा पत्र के वादे से जुड़ा था, जिसमें कहा गया था कि आयुष्मान योजना में जो कवर होने वाले लोग हैं उनकी उम्र जो 70 साल के ऊपर है उनको भी कवर किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, 70 साल का कैप था। 70 साल की उम्र तक के लोगों को ही आयुष्मान योजना का लाभ मिलता था, जिसके तहत 5 लाख का हेल्थ बीमा था। सरकारी और गैर सरकारी चिन्हित अस्पतालों में उसका लाभ मिलता था। अब उस कैप को हटा दिया गया। 70 साल की उम्र के ऊपर जो बुजुर्ग हैं
उनको भी उस योजना का लाभ मिलेगा, उनका भी इलाज होगा और उनके लिए एक अलग से कार्ड बनाया जाएगा। और वो लोग जो जानकारी आई कि वो परिवार का जो कैप है उसमें कवर नहीं होंगे, उनका अलग से माना जाएगा। और इसके अलावा जो बात है वो ये कि आयुष्मान योजना में आप जानते हैं कि 10 दिन पहले इलाज से और भर्ती होने के बाद तक के जो भी क्लेम होते हैं वो रिएम्बर्स कराए जाते हैं। तो जो अब तक जितने लोग कवर होते हैं तो उसका दायरा बढ़ जाएगा और लाभ मिलने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।